हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम अजैवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया के अंतर्गत संरूपण रखना, प्रवास करना और निलंबन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। संरूपण रखना यानी कि कंफर्म करना। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी आंतरिक समस्थापन को स्थिर बनाए रखने में सक्षम नहीं होते और उनकी बॉडी का ताप बाह्य ताप के अनुसार बदलता रहता है। अर्थात बाह्य ताप अगर बढ़ता है तो उनकी बॉडी का ताप भी बढ़ता है, और अगर बाह्य ताप जो होता है वो घटता है तो उनकी बॉडी का ताप भी घटता है। तो ऐसे जीव कन्फर्मर्स यानी कि संरूपी कहलाते हैं। संरूपी यानी कि कन्फर्मर्स कन्फर्मर्स वे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर समस्थापन की क्षमता अनुपस्थित होती है और जिनकी बॉडी का ताप बाह्य ताप के अनुसार बदलता रहता है। अधिकांश एनिमल्स और सभी पादप जो होते हैं वो कन्फर्मर्स होते हैं। वो अपनी बॉडी के तापमान को नियंत्रित नहीं रख सकते, अपनी समस्थापन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जलीय प्राणी जो होते हैं यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें शरीर का जो तरल होता है यानी कि जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसकी जो परासरणीय सांद्रता होती है यानी कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, वो जो परिवेशी माध्यम है यानी कि उनके बाहर जो माध्यम होता है यानी कि जल होता है, उसकी परासरणीय सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। अर्थात उनकी जो तरल है, उन तरल की सांद्रता पर बाह्य जल या परिवेशी जल का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो बाह्य जल की जो सांद्रता है उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ जंतु आंशिक रेगुलेटर्स होते हैं यानी कि वो आंशिक नियामक होते हैं। उनकी बॉडी में एक बहुत कम रेंज तक वो अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद वो कन्फर्मर्स हो जाते हैं। शरीर में जो साम्य अवस्था को बरकरार रखना जीव के लिए एक बेहतर विकल्प होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर जो साम्य अवस्था है वो उसको बरकरार रखे। लेकिन साम्य अवस्था को बनाए रखना जीव के लिए अत्यंत ही ऊर्जा व्यय करने वाली प्रक्रिया होती है। अर्थात उसके साम्य अवस्था में बरकरार रखने के लिए उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा यूज होती है, उसके अंदर ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है। विशेष रूप से जो ताप नियंत्रण है यानी कि जो थर्मो रेगुलेशन है, उसमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें अत्यधिक ऊर्जा यूज होती है। सभी जीव ऊर्जा की इस मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनमें थर्मो रेगुलेशन की क्षमता नहीं होती है। अतः ये जीव कोई अन्य वैकल्पिक उपायों पर विचार करते हैं कि क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती है कि वो अपने बॉडी के थर्मो रेगुलेशन को, ताप नियंत्रण को बरकरार रख सकें। छोटे आकार के जो जीव होते हैं जैसे हमिंग बर्ड है, श्रू है और अन्य छोटे जीव जो होते हैं, उनके लिए तो ये विशेष अधिक ऊर्जा का व्यय का मामला होता है कि उनमें अधिक ऊर्जा की खपत होती है और प्राणियों की तुलना में किसी भी जीव की जो ताप हानि है और ताप का लाभ है वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। जो छोटे प्राणी होते हैं उनका सरफेस एरिया उनके आयतन यानी कि पृष्ठीय आयतन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उतना ही ज़्यादा हीट का लॉस होता है, ताप की हानि होती है। और इसीलिए जो छोटे जीव होते हैं वो मुश्किल से रेयरली पाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, जैसे जहाँ बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, वहाँ पर बहुत छोटे जीव सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर रहने के लिए भी उनको बार बार बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है क्योंकि उनमें हीट लॉस ज़्यादा होता है। इसके लिए वो उस हीट लॉस को बरकरार रखने के लिए, उस हीट लॉस को, इस प्रभाव को बचाने के लिए उन्हें बार बार खाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। यही मुख्य कारण है कि जो छोटे जीव होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं, और इसका मतलब जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें सामान्यतः है बड़े आकार वाले जंतु ही पाए जाते हैं। जो विकासीय क्रम है उसके दौरान जो
स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाने के लिए, यानी कि जो होम्योस्टैसिस बरकरार रखने के लिए, समस्थापन बरकरार रखने के लिए उस पर लागत क्या आनी है और उसका लाभ क्या है, इस पर विचार हुआ। और कुछ प्राणियों ने समस्थापन को अपनाया, अर्थात उन्होंने होम्योस्टैसिस को अपनाया, हीट लॉस क्या नाम है उस बहुत ज़्यादा ऊर्जा व्यय होने के बावजूद भी, लेकिन कुछ ने उसको नहीं अपनाया और इसकी जगह उन्होंने क्या काम करा, कुछ और साधन अपनाए, कुछ और वैकल्पिक विचारों, वैकल्पिक जो कार्य थे उन पर विचार किया। और इसके लिए अगर ये वातावरणीय परिस्थितियाँ, जो दबाव भरी परिस्थितियाँ, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वो विशेष स्थान में होती हैं अथवा थोड़े समय के लिए होती है, तो जीव के पास दो विकल्प हैं, या तो वो उस दबाव भरी परिस्थितियों को छोड़कर कहीं और चला जाए और फिर जब दबाव भरी परिस्थितियाँ वापस आ जाती हैं तब वापस चले, यानी कि दबाव भरी परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ वापस आ जाती है तो उसी जगह वापस आ जाए। इस प्रक्रिया को माइग्रेशन कहते हैं। या वो अपने अंदर कुछ विशेष अडेप्टेशंस करे कि जिससे वो उन परिस्थितियों में आसानी से सरवाइव कर सके। तो जीव के पास अब दो साधन बचे कि या तो वो प्रवास करे या निलंबन करे। तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले माइग्रेशन यानी कि प्रवास करना के बारे में पढ़ेंगे। माइग्रेशन का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दबाव भरी यानी कि स्ट्रेसफुल परिस्थितियों से निकलकर अनुकूल परिस्थितियों में चला जाता है और जब उसी क्षेत्र में दबाव पूर्ण जो परिस्थितियां हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वो समाप्त हो जाती हैं, अनुकूल परिस्थितियां वापस से आती हैं, तो वह जीव वापस उसी क्षेत्र में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। अर्थात माइग्रेशन वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दबावपूर्ण परिस्थिति यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए उस जगह से निकलकर कहीं और चला जाता है और वापस अनुकूल परिस्थितियां आने पर वापस उसी क्षेत्र में आ जाता है। क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन के जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, आसानी से जो देखे गए एग्जाम्पल है, वो फिश और बर्ड्स होते हैं, जिनमें जो माइग्रेशन है एक सामान्य घटना होती है। जंतु जैसे चलायमान जीवों में यानी कि जो मोटाइल एनिमल्स होते हैं, उनमें दबावपूर्ण परिस्थितियों यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशन, जो अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, उन परिस्थितियों से बचने के लिए माइग्रेशन एक सटीक उपाय है, एक आसान उपाय है, क्योंकि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकलकर वो किसी और जगह चली जाती हैं, वहाँ पर वो अपना जीवन यापन करती हैं और जब वो अनुकूल परिस्थितियाँ उस जगह वापस आ जाएंगी तो वो वहाँ से उठकर वापस निकलकर वापस उसी क्षेत्र में आते हैं। तो वो उन कठिन परिस्थितियों को उस जगह नहीं गुजारती हैं और उस समय को वो किसी और जगह गुजारती हैं। जो साइबेरियन पक्षी होते हैं वो कड़ी सर्दियों से बचने के लिए हजारों मील का यात्रा करके, हजारों मील की सफ़र तय करने के बाद वो भरतपुर राजस्थान में, इंडिया में जो राजस्थान की जो भरतपुर है उसके अंदर केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार है, पार्क है, जिसका पहले नाम था घाना पक्षी विहार, उसमें आते हैं और वहाँ आने के बाद वो उस कठिन परिस्थितियाँ, जो वहाँ पर उस समय कठिन परिस्थितियों को यहाँ पर कम ठंडे पर स्थान पर आसानी से गुजारती हैं और जब परिस्थितियां वहां पर वापस ठीक हो जाएंगी तो यहां से उड़कर फिर वो वापस वहीं पहुंच जाती हैं। जो साइबेरियन क्रेन है और आर्कटिक टर्न है, ये बर्ड्स हैं, इन पक्षियों के साथ साथ अन्य पक्षियां यही कार्य करती है, यही माइग्रेशन करती हैं। पक्षियों की अनेक प्रजातियां और जगह भी माइग्रेशन करती है। बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां जो है हिमालय से नीलगिरी तक जाती हैं, वहाँ पर प्रवासन करती हैं। अनेक स्तनधारी शाकाहारी जंतु जैसे कैरिबू, बाइसन और अन्य जंतु भी प्रवासन यानी कि माइग्रेशन करते हैं। इसके अलावा मछलियाँ एक आम एग्जाम्पल है जो माइग्रेशन अर्थात प्रवासन करती हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है निलंबन और सस्पेंड। अगर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, जो पर्यावरण की परिस्थितियाँ हैं, वो बदलाव उनमें दीर्घकालीन नहीं होते हैं, अर्थात ज़्यादा समय के लिए नहीं होते, कम समय के लिए होते हैं, तो जीवधारी इनका सामना करने के लिए निष्क्रिय अवस्था में भी जा सकते हैं। निष्क्रिय अवस्था में जाने का मतलब क्या है कि वो कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाएंगे और वापस
कुछ समय बाद वापस एक्टिव हो जाते हैं। जीवधारी में निम्न वर्ग के जो अनेक पौधे होते हैं, शैवाल है, कवक है और जो जीवाणु हैं यानी कि बैक्टीरिया हैं, वो अनेक परिस्थितीय कारक यानी कि जो पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए, हार्मफुल यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए थिक वॉल्ड स्पोर्स यानी कि मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। और ये जो बीजाणु हैं, जो मोटी भित्ति वाले बीजाणु हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियों को आसानी से पास करने के लिए सक्षम होते हैं क्योंकि इनकी भित्ति मोटी होती है। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उनका इस मोटी भित्ति के कारण इनके अंदर उपस्थित जो पार्ट होता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता और ये इस अवस्था को ऐसे ही गुजार देती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरित होते हैं बीजाणु और अंकुरित होकर नए ऑर्गेनिज्म, नए जीव का निर्माण करते हैं। उच्च पादपों में बीज और कुछ अन्य संरचनाएं जैसे प्रकंद है, धनकंद है, ट्यूबर्स है आलू में, और अन्य संरचनाएं ऐसी होती हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करने में सहायता करती है, प्रतिकूल परिस्थितियों से जीव की रक्षा करती हैं। और नमी एवं तापमान के वापस आ जाने पर, तापमान और नमी की अनुकूल परिस्थितियां वापस आने पर ये संरचनाएं जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। ये संरचनाएं इनके डिस्पर्सल में यानी कि वितरण में भी सहायता करती हैं। अब इस कार्य के लिए बीज अपनी उपापचयी सक्रियता को यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है और वो एक स्थिति में चला जाता है जिसे क्या बोलते हैं, प्रसुप्ति यानी कि डॉर्मेंसी। तो प्रसुप्ति यानी कि डॉर्मेंसी वह अवस्था है जिसमें बीज या कोई भी संरचना अपनी उपापचयी क्रियाओं को कम कर देता है, धीमा कर देता है, स्लो डाउन कर देता है और एक इनएक्टिव स्टेज में जो असक्रिय अवस्था में चला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी और प्रसुप्ति बोलते हैं। प्राणियों में अगर जीव प्रवासन संभव नहीं होता है तो वो कुछ प्रक्रियाएं और यूज कर सकते हैं जैसे शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता को हम बोलते हैं हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता को बोलते हैं एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन में जीव क्या काम करता है, जंतु अत्यधिक ठंड से बचने के लिए वो रिजर्व फूड फैट यानी कि वसा को स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में और स्टोर करने के बाद अपनी उपापचयी क्रियाओं को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देता है, धीमी कर देता है और अपना ये समय, ये जो निष्क्रिय अवस्था है, जो डॉर्मेंट अवस्था है, इस अवस्था को इस रिजर्व फूड से, स्टोर संचित भोजन जो वसा के रूप में होता है, इससे धीमे धीमे यूज करके इसको वो विपरीत समय निकालता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर वापस एक्टिव हो जाता है और दोबारा से अपना एक्टिव जीवन व्यतीत करने लगता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो उभयचर होते हैं यानी कि एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि सरीसृप होते हैं, पोलर भालू यानी कि पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू और उत्तरी मैदानों की गिलहरी यानी कि स्क्विरल्स होती हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता में भी सेम होता है कि बस वो अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए अपने रिजर्व फूड पर जीवन व्यतीत करता है, अपनी उपापचयी क्रियाएं जीव मंद कर देता है और जब ग्रीष्म निष्क्रियता समाप्त हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है तो वो फिर दोबारा से एक्टिव होकर अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है। इसके एग्जाम्पल है लंगफिश, कुछ घोंगे होते हैं यानी कि स्नेल्स होते हैं और दक्षिण पश्चिम जो ग्राउंड की स्क्रॉल होती हैं यानी कि जो गिलहरियां होती हैं वो भी यही काम करती हैं। मंद उपापचयी क्रियाओं की जो लंबी निद्रा के दौरान जीव जो संचरित यानी कि स्टोर्ड फैट होता है उससे काम चलाता है और उससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। इस ऊर्जा स्रोत के रूप में वसा के प्रयोग का एक लाभ और होता है कि वसा के ऑक्सीकरण से जब ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो उसके बाई प्रोडक्ट यानी कि सह उत्पाद के रूप में जल बनता है, अर्थात जल इसके ऑक्सीकरण का सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट होता है और जल की यही मात्रा जीव अपनी बॉडी के अंदर यूज भी कर लेता है जिससे उसे बाहर से जल अधिक लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा हमें एक चीज और पढ़नी है इस निलंबन के साथ साथ जिसे हम बोलते हैं डायोपॉज।
डायापॉज। डायापॉज क्या होती है? इसे क्या होता है? सस्पेंडेड डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये सस्पेंडेड डेवलपमेंट है। झीलों और तालाबों में जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, यानी कि प्राणी प्लवक होते हैं, और कुछ अन्य जीव, उनकी कुछ जातियां अब निलंबित परिवर्धन यानी कि सस्पेंडेड डेवलपमेंट शो करती हैं। निलंबित परिवर्धन यानी कि सस्पेंडेड डेवलपमेंट का मतलब क्या? उनका परिवर्धन या डेवलपमेंट कुछ समय के लिए रुक जाता है और धीमा हो जाता है, और वो एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज में चले जाते हैं जिसमें उसका डेवलपमेंट धीमा पड़ जाता है, और इस अवस्था में जीव का विकास रुक जाता है। और वो क्यों रुकता है? कि जो बाहर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको पास करने के लिए उसका डेवलपमेंट धीमा हो गया, क्योंकि अगर इस कठिन परिस्थितियों में उसका डेवलपमेंट होकर वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो जो ऑर्गेनिज्म अब इन कठिन परिस्थितियों में बनेगा वो उसमें सरवाइव आसानी से नहीं कर पाएगा, उसकी जो मृत्यु हो सकती है, उसका जो वहाँ पर सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उनका डेवलपमेंट कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है। और सस्पेंड होने से क्या होगा कि जितने उसका डेवलपमेंट सस्पेंड हो रहा है, रुक रहा है परिवर्धन, वो इतने जब वो डेवलप होकर बाहर निकलेगा, यानी कि उसका सस्पेंड होने के बाद जब वो दोबारा से विकसित, मतलब तेजी से विकसित होकर नया जीव बनाएगा, तो उस समय तक परिस्थितियां, जो कठिन परिस्थितियां वो निकल जाएंगी, और इससे उनका सर्वाइवल, उनका जो बचना होता है वो आसान हो जाएगा। और इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? डायापॉज कहते हैं। और इसके अलावा ये जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं यानी कि प्राणी प्लवक, इसके अलावा कुछ कीट और अन्य जंतु भी इस डायापॉज में चले जाते हैं, जिससे उनकी जो डेवलपमेंट अवस्था डिले हो जाती है, जिससे वो सर्वाइवल रेट उनका बढ़ जाता है उस कठिन परिस्थितियों से। तो अजैविक कारकों के प्रति जो जीवों के प्रति, जो उनके प्रति जो जीवों की अनुक्रिया है वो रेगुलेट करके हो सकती है, कन्फर्मर हो सकते हैं, माइग्रेशन और सस्पेंड। रेगुलेट में जीव अपनी बॉडी के आंतरिक समस्थापन को कांस्टेंट बनाए रखता है, अर्थात इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखता है, थर्मो रेगुलेशन से, ऑस्मो रेगुलेशन से। इसमें ये बनाने में सक्षम नहीं होते, इनकी बॉडी का ताप घटता बढ़ता रहता है। कुछ आंशिक नियामक होते हैं जो एक नैरो रेंज में ही अपनी बॉडी के समस्थापन को मेंटेन रखते हैं। प्रवास करने में स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकलकर, दबावपूर्ण परिस्थितियों से निकलकर जीव किसी कम दबाव भरी परिस्थितियों में या अनुकूल परिस्थितियों में चला जाता है, और वापस उसी क्षेत्र में दोबारा से आता है जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आ जाती हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन चली जाती हैं। निलंबन में जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, और वो कुछ समय के लिए रुक सकता है, और इसमें हाइबरनेशन और एस्टिवेशन और डॉर्मेंसी और डायोपेज के द्वारा जीव उन प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करता है, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां निकलकर अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो वो जीव वापस पुनः अपना नॉर्मल जीवन, सामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।